हेलो दोस्तों। तो मेरे पोर्टफोलियो की एक और कंपनी का रिजल्ट आ गया है। बेहद शानदार ब्लॉकबस्टर रिजल्ट उन्होंने पोस्ट किए हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया है 73% से इन्होंने अपना रेवेन्यू ग्रो किया है एंड इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 131% तो ग्रो हुआ है। शानदार ग्रोथ है और सिर्फ अच्छा ग्रोथ ही नहीं दिखा है इन्होंने, इसके साथ साथ इन्होंने अपना आगे के लिए जो फ्यूचर गाइडेंस है उसको भी इन्होंने इंप्रूव किया है, उसको भी इन्होंने बढ़ाया है। पहले इनका गाइडेंस था कि 1150 करोड़ का रेवेन्यू FY26 में अर्न करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने अपने गाइडेंस को इंक्रीज करके बताया कि 1300 करोड़ का रेवेन्यू वो FY26 में गेन करेंगे टोटल। तो दोस्तों, अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो इनका बिजनेस मॉडल सिंपल सा है। बेसिकली ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कोकोआ बटर इक्विवेलेंट और फैट्स। तो दोनों प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो जो इनका कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है एक्चुअली होता क्या है, आप लोगों ने देखे होंगे कि आप लोग जो मार्केट में चॉकलेट्स खाते हैं या बहुत सारी कॉन्फेक्शनरी की शॉप पे जाते हैं तो वहां पर जो आपको चॉकलेट्स या मिठाइयां या खाने वाले ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, उन सारे प्रोडक्ट में आपको कोको बटर मिला हुआ है। कोको बटर से सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो केक हो या मिठाइयां हो या चॉकलेट्स हो, कोको बटर से वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ये कोको बटर नहीं बनाते हैं, ये एक्चुअली कोको बटर का जो इक्विवेलेंट होता है, प्रोडक्ट जो सेम जो जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी कोको बटर के जैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कोको बटर के जैसा होता है, जो स्मेल करने में और खाने में सेम कोको बटर के जैसा ही उसका प्रॉपर्टीज है। तो उसको उससे चॉकलेट्स, कॉन्फेक्शनरीज, मिठाइयां, केक्स, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, उसको ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो मार्केट में कोको बटर का जो सप्लाई है वो काफी लिमिटेड है एंड कोको बटर के प्राइसेज भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, काफी हाई प्राइस पर मिलता है। और जो कोको बटर इक्विवेलेंट है इसकी भी सप्लाई तो इसकी भी लिमिटेड ही है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो काफी कम होता है। कोको बटर के कंपैरिजन में देखेंगे तो वन थर्ड या ऐसे कुछ वन फोर्थ उसका प्राइस होता है। तो और इसके बाद क्या हुआ अभी कि गवर्नमेंट के भी कई सारे नॉर्म्स है, जैसे फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी जो होते हैं अलग अलग कंट्रीज की, पहले उन्होंने क्या किया था कि जो कोको बटर होता है, उसके साथ साथ कोको बटर इक्विवेलेंट किसी भी जो कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट है या जो चॉकलेट है उसमें 2 से 3% ही अलाउड था। अभी गवर्नमेंट ने उसमें भी थोड़ी सी छूट दी है। अलग अलग देशों की गवर्नमेंट ने, अलग अलग देशों की जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, उन्होंने 5% तक कोको बटर इक्विवेलेंट को अलाउ कर दिया है अपने जो चॉकलेट्स हैं उनके अंदर, जिसकी वजह से मनोरमा इंडस्ट्रीज के पास काफी सारे ऑर्डर्स आए हैं, काफी सारे ऑर्डर्स ये पूरे कर रहे हैं। और इसके अलावा ये अपने प्लांट का कैपेक्स भी कर रहे हैं, अपने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं ताकि ये उन जो बढ़ी हुई ऑर्डर्स हैं उनको ये पूरा कर सके। तो अब मैं दोस्तों आपको ये बताऊंगा कि ये लोग कोको बटर इक्विवेलेंट और जो फैट्स है उसको बनाते कैसे हैं। और जो इनके फैट्स है दोस्तों, दूसरा पार्ट जो इनका फैट्स है, एक तो कोको बटर इक्विवेलेंट ही बनाते हैं, दूसरा ये लोग फैट्स या फैट्स बनाते हैं जिसका यूज अलग अलग कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हो गया या फिर कई तरीके की फूड इंडस्ट्रीज हो गया या जो अदर कई वेरिएबल इंडस्ट्रीज हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। एंड इनके पास दुनिया के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके कस्टमर हैं, जो फॉर्च्यून 500 में शामिल कुछ कंपनियां हैं जो इनके कस्टमर हैं। एंड अगर आप दोस्तों इनका ये प्रोक्योरमेंट देखें तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इनके जंगलों से ये लोग जो साल एक तरीके का प्लांट होता है, साल का सीड ये कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा मैंगो सीड हो गया, इसके अलावा चिया सीड जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है, तो अफ्रीकन कंट्रीज से चिया सीड को इंपोर्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इंडिया में जो ट्राइबल कम्युनिटी है या जो अफ्रीकन कंट्रीज में जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो आदिवासी लोग हैं, उनके साथ इनका काफी स्ट्रांग रिलेशनशिप है और दशकों पुराना स्ट्रांग रिलेशनशिप है। ये 30, 35, 40 सालों का इनका स्ट्रांग रिलेशनशिप है। ये उनको बोलते हैं कि आप ये जो सीड्स हैं जंगल से कलेक्ट करिए और इन जंगल से कलेक्ट करने के बाद आप इनके जो प्रोक्योरमेंट सेंटर है वहां पर आप उनको जमा करिए, उसके बदले में आपको ये पैसा पे करते हैं। तो उन ट्राइबल कम्युनिटी क्या करती है, जंगलों में जाती है, उन सारे सीड्स को जो पेड़ों से गिरे रहते हैं उनको कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद इनके जो प्रोक्योरमेंट सेंटर है वहां पर वो जमा करती है, उसके बदले में उनको पैसा पे करते हैं। और फिर वो सारा का सारा सीड्स उन प्रोक्योरमेंट सेंटर से इनके रायपुर में इनका एक प्रोसेसिंग प्लांट है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में, वहां पर लेके आते, ट्रांसपोर्ट करते हैं और रायपुर वाले प्लांट में सारी प्रोसेसिंग उसकी की जाती है। और इसके बाद वहां पर जो कोको बटर इक्विवेलेंट है और जो फैट्स है उन दोनों प्रोडक्ट को वहां पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इसके बाद जो इनके सप्लायर होते हैं उन सप्लायर को ये सेल करते हैं और उन सप्लायर से बदले में इनको पैसा मिलता है वो सेल करने के प्रोडक्ट के बदले में, और वही इनका रेवेन्यू का मेन सोर्स है। तो बेसिकली अगर आप इनका बिजनेस मॉडल देखें तो इनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल वेस्ट टू वेल्थ है। मींस जो वेस्टेज मटेरियल है, जो जंगलों में ऐसे बीज पड़े रहते हैं, उन वेस्ट से ये वेल्थ क्रिएट करते हैं।
तो दोस्तों अगर आप इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो आपको उसमें दिखाई देगा कि ये मैंगो बटर है, मैंगो ओलिन है, मैंगो स्टीयरिन है। जो ये ओलिन और स्टीयरिन है ये बेसिकली जो फैट होते हैं वो होते हैं जो कि अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज में या जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है वहां पर यूज किए जाते हैं। तो ये मैंगो के सीड से मैंगो बटर बनाते हैं जो कि चॉकलेट इंडस्ट्री में यूज होता है। एंड इसके अलावा जो मैंगो ओलिन, मैंगो स्टीयरिन है उसको ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो साल का सीड है या जो सिया का सीड है उससे भी ओलिन, स्टीयरिन और बटर बनाया जाता है जो कि बटर चॉकलेट इंडस्ट्री में या कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में यूज होता है। और जो आपके ओलिन और स्टीयरिन इन सारे सीड से निकलते हैं वो सारे के सारे कॉस्मेटिक्स एंड जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वहां पर यूज किए जाते हैं। एंड इसके अलावा इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आप देखें कि कोको बटर इक्विवेलेंट्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, कोको बटर इंप्रूवर्स बनाते हैं। इसके अलावा चॉकलेट्स और हेजलनट्स के जो स्प्रेड फैट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो कोकोआ बटर का ऑप्टिमाइजर होता है वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये इनका टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। एंड इसके अलावा भी कई तरीके के नए प्रोडक्ट का इनोवेशन कर रहे हैं, कई तरीके के नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जिसके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखते हैं तो इनका रेवेन्यू डोमेस्टिक बिजनेस से 27% आता है, मींस इंडिया में अपने प्रोडक्ट सेल करके 27% रेवेन्यू ये अर्न करते हैं और एक्सपोर्ट करके 73% रेवेन्यू ये अर्न करते हैं। एंड जो इनकी मेन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनमें देखें तो उनमें आपको मिलेगा रसिया, लैटिन अमेरिका, जापान और जो यूरोपियन कंट्रीज है उन कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं जो कि आगे अभी आने वाले स्लाइड्स में हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन बेसिकली मेनली जो है रसिया, लैटिन अमेरिका, जापान और यूरोपियन कंट्रीज को ये सप्लाई करते हैं। और दोस्तों अगर आप इनके क्लाइंट्स देखें जिनको ये सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट तो उनमें जो दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वो इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे कि फेरेरो रोचर है वो इनका क्लाइंट है। इसके अलावा मोंडेलेज इनका क्लाइंट है। इसके अलावा जो बैरी काल्बर्ट है वो इनका क्लाइंट है। एंड इसके अलावा मित्सुई है, यूनिग्रा है, वाल्टर राउ है, ये सारे बड़े बड़े चॉकलेट मैन्युफैक्चरर है जो कि इनके क्लाइंट है। एंड अगर आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में देखें तो वहां पर भी काफी सारी बड़ी कंपनीज है जो इनके क्लाइंट्स है, जिसमें लॉरियल पेरिस इनका क्लाइंट है। इसके अलावा जो बॉडी शॉप इंटरनेशनल है वो इनका क्लाइंट है। लश इनका क्लाइंट है। इसके अलावा एक्टिव ऑन इनका क्लाइंट है। हेल्स्टर इनका क्लाइंट है। एंड इसके अलावा जो गुस्साव हेस GmbH है वो इनका क्लाइंट है। तो काफी सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी जो कि इनसे मटेरियल सप्लाई लेते हैं। और दोस्तों अगर कंपनी का मार्केट कैप देखें मनोरमा इंडस्ट्रीज का तो 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड करेंटली इनका जो स्टॉक प्राइस है 1351 रुपीज पर शेयर है। एंड जो अगर ऑल टाइम हाई देखते हैं तो 1800 रुपीज इनका ऑल टाइम हाई था जो कि इस करेक्शन में काफी वहां से करेक्ट हुआ है 20-25%। अभी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे प्राइस पर अवेलेबल है अभी ये शेयर। और अगर आप इनका करेंटली स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो 37 के आसपास है। तो अभी जबकि कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद तो ये जो वैल्यूएशन है ये और भी नीचे आ जाएगी, अराउंड 28-30 के आसपास के पी पर अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर दोस्तों आप ये देखें कि आप ये देखें कि 37 के पीई पर भी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 37 के स्टॉक पीई पर एक ऐसी कंपनी अवेलेबल है जो 73% से ग्रोथ जिसका अभी रिसेंटली आया है। और पास्ट में भी अगर आप देखेंगे तो 70-80% के रेट से ये कंटिन्यूसली ये कंपनी ग्रो की जा रही है। तो वैल्यूएशन वाइज काफी लुक्रेटिव नजर आता है, वैल्यूएशन हमें इनका काफी अट्रैक्टिव है। एंड बाकी आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना वो डिसीजन आपका अपना होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए ऐसी कंपनियां ही होती हैं जो शेयर होल्डर्स के लिए काफी सारा वेल्थ क्रिएट करती हैं। क्योंकि कंपनियां तो बहुत सारी ऐसी होती है जो वेल्थ क्रिएट करती हैं शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस वैल्यूएशन पर कंपनी परचेज करते हैं। क्योंकि अगर आपने गलत वैल्यूएशन पर कंपनी परचेज कर ली तो एक ऐसी कंपनी जो दूसरे के लिए 10-20 गुना वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं वो भी आपको नुकसान दे सकती है अगर आपने उसको गलत वैल्यूएशन पर परचेज किया है तो, टॉप पर जाके परचेज किया है तो। और अगर आप मनोरमा इंडस्ट्रीज का देखें तो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में इनका जो वैल्यूएशन है काफी रीजनेबल और काफी लुक्रेटिव नजर आता है। तो चलिए दोस्तों इनके बिजनेस को डीप में और अच्छे से समझते हैं, प्लस जो इनका अभी रिसेंटली रिजल्ट आया था उसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों इनके जो CMD हैं मिस्टर आशीष सराफ, उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि उन्होंने Q3 FY26 में 363 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया है जो कि लास्ट ईयर के Q3 के कंपैरिजन में 73.3% हायर है। और इस 73% की ग्रोथ के पीछे रीजन ये है कि इनका एक फ्रैक्शनेशन फैसिलिटी थी रायपुर में जिसको इन्होंने शट डाउन किया था कुछ दिनों के लिए क्योंकि उसमें अपग्रेडेशन का काम चल रहा था। और जब उसका अपग्रेडेशन का काम कंप्लीट हुआ तो वहाँ से जो इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस प्लांट की 30% बढ़ गई। एंड 30% बढ़ने से इनके प्लांट का डी बॉटलनेकिंग होने से इनका जो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होने से इनके रेवेन्यू में भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसके अलावा इनके प्रोडक्ट की स्ट्रांग डिमांड जो है चॉकलेट इंडस्ट्री, कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री एंड कॉस्मेटिक सेक्टर में बनी हुई है। एंड इस स्ट्रांग डिमांड को देखते हुए मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस भी इंक्रीज किया है। आप लोगों को याद होगा इन्होंने Q2 के रिजल्ट के बाद भी अपना गाइडेंस इंक्रीज किया था। Q2 के पहले इनका जो गाइडेंस हुआ करता था वो था लगभग 1050 करोड़ का। अभी उसको बढ़ा के उन्होंने Q2 में 1150 करोड़ कर दिया था और अभी उसको भी बढ़ा रहे हैं।
ये इनका गाइडेंस है कि भाई फॉर FY26 इनका जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो अभी 1300 करोड़ का हो गया, मतलब 1300 करोड़ का इन्होंने गाइडेंस कर दिया है अभी। और इसके अलावा इनकी जो कैपेसिटी है उसको 52,000 मीट्रिक टन पर एनम कर देंगे ये FY26 तक। और ये जो इन्होंने टारगेट दिया है कि ये 52,000 मीट्रिक टन पर एनम कर देंगे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, इसको अचीव करने के लिए इन्होंने क्या किया कि रिसेंटली एक 19.4 एकड़ का लैंड एक्वायर किया है। एंड लैंड एक्वायर करने के बाद ये वहाँ पर नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं। और उस नए प्लांट के सेटअप में आप देखेंगे तो लेबोरेटरी की जो बिल्डिंग है वो सेटअप हो चुकी है, एंड जो इनकी जो पैकिंग लाइन है वो भी ये लगा चुके हैं। एंड ये जो प्रोजेक्ट ये कैपेक्स कर रहे हैं, इस कैपेक्स के लिए उन्होंने पैसा कहीं बाहर से नहीं लिया, किसी फाइनेंसिंग इंडस्ट्री से या एजेंसी से उन्होंने पैसा नहीं उठाया है। ये सारी की सारी फंडिंग ही अपने इंटरनल एक्यूरल से कर रहे हैं, अपने खुद के पैसे से कैपेक्स कर रहे हैं। और इस पूरे कैपेक्स को करने के लिए इन्होंने 460 करोड़ का ये जो पूरा कैपेक्स है ये 460 करोड़ का कैपेक्स है। एंड इसको ये अगले 2 से 3 सालों में फेज्ड अप्रोच में धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट ये अप्लाई करेंगे। एंड अगर आप इनका ये कैपेक्स देखें तो इस कैपेक्स में क्या है कि ये अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रहे हैं कोकोआ बटर अल्टरनेटिव की, एंड उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 75,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी होगी। एंड इसके अलावा एक नया साल्वेंट फ्रैक्शनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रहे हैं साल, सियाट, पाम एंड मैंगो सीड्स के लिए। एंड उसकी जो कैपेसिटी है वो भी 75,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी होगी। एंड इसके अलावा एक रिफाइनरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी एक लगा रहे हैं, एक नया सेटअप कर रहे हैं उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 90,000 मीट्रिक टन पर एनम की होगी। एंड इसके अलावा ये अफ्रीका में अब एक जो अपनी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है उसके लिए इन्होंने एक इंटीग्रेशन, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री वहाँ पर लगा रहे हैं। उसकी जो कैपेसिटी है वो भी 90,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी होगी। और दोस्तों इन्होंने अपने रिजल्ट को दोनों फॉर्म में शो किया है, मींस कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको क्वार्टरली रिजल्ट भी मिल जाएगा। एंड इसका जो ये इस फाइनेंशियल ईयर के जो 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं तो 9 मंथ बेसिस पर भी लास्ट ईयर के 9 मंथ के कंपैरेटिवली भी रिजल्ट इन्होंने शो किया है। तो अगर आप इनके रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो इनका रेवेन्यू है वो 73.3% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो इबिट्टा 78% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ है। एंड जो इनका इबिट्टा मार्जिन है जो लास्ट ईयर के Q3 में लगभग 26.4% हुआ करता तो बढ़ करके 27.1% हो चुका है। एंड जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो देखें तो उसमें 131% की शानदार ग्रोथ है, मीन्स पूरी तरीके से एकदम ब्लॉकबस्टर रिजल्ट इन्होंने शो किया है। एंड आप देखेंगे कि रिजल्ट के बाद इनके स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी सर्ज देखने को मिला है। एंड जो इनका अगर आप पैट मार्जिन देखते हैं तो पैट मार्जिन जो पहले 14.1% हुआ करता था लास्ट ईयर के Q3 में वो भी बढ़ करके लगभग 19% हो गया है, 18.8% एग्जैक्टली हो चुका है। एंड अगर आप इनके रिजल्ट को 9 मंथ के बेसिस पर देखें तो 9 मंथ के बेसिस पर भी आपको जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो 81.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखाई देगा। एंड जो इनका इबिट्टा है वो इबिट्टा में 108% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। एंड जो इनका इबिट्टा मार्जिन है जो पहले 23.6% हुआ करता था लास्ट ईयर के 9 मंथ में वो भी बढ़ करके 27.2% हो गया है इस ईयर के 9 मंथ में। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं पैट, तो पैट में लगभग 149% की ग्रोथ है। एंड जो पैट मार्जिन है वो भी 13% से बढ़ करके 17.8% हो चुका है। और दोस्तों अगर आप कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का ये ग्रोथ इतना हायर इसमें क्यों है इसको देखें तो आपको दिखेगा कि अभी जो चॉकलेट एंड जो कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री है या जो कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री है एंड इसके अलावा जो वेरियस फंक्शनल एप्लीकेशंस हैं इसकी वजह से इनको जो है पूरे सेक्टर में ही हायर डिमांड दिखाई दे रही है। एंड इसमें भी मनोरमा क्या कर रहा है कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, ये अपने प्लांट के अंदर ही जैसे इन्होंने जो सीड्स हैं उन सीड्स को प्रोक्योरमेंट होने के बाद जब ये इनके प्लांट में आता है तो इस प्लांट का इनका जो फंक्शन है सारे के सारे, चाहे वो उसकी जीनिंग हो, मिलिंग हो या उसकी क्लीनिंग हो या उसका जो है कि डिशेलिंग हो, एंड इसके बाद उसका जो है कि अदर जो फर्मेंटेशन हो या जो अदर जो प्रोसेस है तो ये सारा का सारा या फ्रैक्शनिंग प्रोसेस हो तो सारा का सारा ये लोग खुद इंटरनल करते हैं, जिसकी वजह से इनका कॉस्ट के ऊपर भी पूरा कंट्रोल रहता है और क्वालिटी के ऊपर भी पूरा कंट्रोल रहता है। एंड जो क्लाइंट्स होते हैं जो बड़े बड़े वर्ल्ड के जो बड़े बड़े चॉकलेट मैन्युफैक्चरर हैं या जो बड़े बड़े कॉन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ क्या है उनके साथ क्वालिटी में आप कोई समझौता नहीं कर सकते, वो क्वालिटी में किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करते हैं। तो अगर आप उनके साथ एक ही क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको कंटिन्यूसली सप्लाई किए जाएंगे ईयर बाय ईयर तो वो आपके साथ लंबे समय तक सस्टेन करते हैं, वो आपको जनरली स्विच नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर उन्होंने आपको स्विच कर दिया और उनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ भी प्रॉब्लम आई तो उनका पूरा का पूरा ब्रांड खराब हो जाएगा।
अगर उनके प्रोडक्ट के टेस्ट में किसी तरीके का प्रॉब्लम आया, टेस्ट में कुछ बदलाव आया और लोगों को पसंद नहीं आया, तो इतने सालों से मेहनत करके उन्होंने जो ब्रांड खड़ा किया वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो जनरली अपने सप्लायर को स्विच नहीं करते हैं। और दोस्तों अगर आप इनका जो फ्रैक्शनिंग कैपेसिटी है उसको देखो तो FY22 में ये कैपेसिटी लगभग 15,000 टन पर एनम की हुआ करती थी, जो कि बढ़ करके अभी 40,000 टन पर एनम की हो गई है। और दोस्तों अगर आप पिछले 5 सालों का इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ का CAGR वो 40% का है। 40% से इनका रेवेन्यू पिछले 5 सालों से ग्रो हो रहा है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, पैट देखें, तो पैट इनका 66% से पिछले 5 सालों से ग्रो हो रहा है। और दोस्तों अगर आप इनका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इनका रेवेन्यू पिछले 5 सालों में लगभग 4 गुना हो चुका है। एंड इनका जो इबिट्टा है वो इबिट्टा पिछले 5 सालों में लगभग 7 गुना हो चुका है। और इनका जो इबिट्टा मार्जिन है वो पहले 14% हुआ करता था, वो भी पिछले 5 सालों में लगभग 28% तक पहुंच चुका है, मतलब वो भी लगभग डबल हो चुका है। एंड अगर आप इनका पैट देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्दी दिखाई देगा। वो भी लगभग 8 गुना, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 8 टाइम्स हो चुका है पिछले 5 सालों में। एंड इनका जो पैट मार्जिन है वो 5 साल पहले 8.7% हुआ करता था, जो भी बढ़कर के 17.8% हो चुका है। एंड अगर आप इनका EPS देखें तो EPS भी लगभग 7-8 गुना हो चुका है, 7-8 टाइम्स हो चुका है पिछले 5 सालों में। जो पहले FY22 में इनका जो EPS 4 रुपीज़ हुआ करता था वो भी बढ़कर के 29 रुपीज़ हो चुका है। और दोस्तों इसके अलावा जो फाइनेंशियल इनके स्नैपशॉट में आप देखें तो जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो FY22 में 9% हुआ करता था, वो FY25 में बढ़ करके लगभग 36% हो चुका है। एंड अगर आप इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो जो FY22 में 13% हुआ करता था वो हाफ ईयर FY26 में बढ़ करके लगभग 50% तक पहुंच चुका है। एंड अगर आप इनका वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से रिड्यूस हो रहा है। जहां पहले इनका वर्किंग कैपिटल डेज 242 दिनों का हुआ करता था, वो भी घट करके 97 डेज हो चुका है। एंड इनका जो नेट डेट टू इक्विटी देखें तो वो भी काफ़ी हेल्दी है, 12.5 से नेट डेट टू इक्विटी है, जो कि इनके बैलेंस शीट के हिसाब से काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी हेल्दी है। अगर दोस्तों आप ग्लोबली जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है उसका डिमांड की ग्रोथ देखें तो वो 6.3% के CAGR से कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। एंड जो चॉकलेट की डिमांड है वो देखें तो वो 4.5% से कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। एंड अगर आप इंडिया में चॉकलेट की डिमांड देखें तो वो 7.6% के CAGR से वो ग्रो हो रहा है। एंड अगर आप ग्लोबली जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसको देखें तो वो लगभग 5.9% के CAGR से ग्रो हो रहा है। और इंडियन जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो 5.1% के CAGR से ग्रो हो रहा है। और दोस्तों ये ग्रोथ ये दिखाती है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ बनी रहेगी तो इन जैसी कंपनियों, मनोरमा इंडस्ट्री जैसी कंपनियों को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और इनकी ग्रोथ तो इनसे कंपैरेटिवली कई गुना हायर है। और दोस्तों अगर आप देखें तो सप्लाई चेन में इनके कोई प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है इनका, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली ट्राइबल्स के साथ है। जो ट्राइबल वुमेन्स होती हैं जंगल में या जो ट्राइबल जो स्पेसीज हैं जंगल में, उनके साथ इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो वो इनको प्रोक्योरमेंट होता है कैसे सीड्स का, वो देखिए ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो ट्राइबल वुमेन्स है, ट्राइबल स्पेसीज है, ट्राइबल लोग जंगल में जाते हैं और जो सीड्स जो कि जंगल में गिरे रहते हैं पेड़ों से टूट करके, उन सीड्स को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उनकी प्री क्लीनिंग की जाती है, फिर उनकी डीशेलिंग की जाती है, फिर उनकी क्लीनिंग होती है, इसके बाद सीड कलेक्शन होता है इनके परचेज सेंटर के ऊपर। तो इतना सारा मतलब जो प्री क्लीनिंग, डीशेलिंग और क्लीनिंग करने के बाद वो सारा का सारा सीड वो लोग इनके कलेक्शन सेंटर पर दे देते हैं और उसके बदले में ये उनको पैसे पे करते हैं। फिर उस सीड को ये अपने रायपुर वाले वेयर हाउस में पहुंचाते हैं और रायपुर वाले वेयर हाउस में आने के बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग इन्हों आगे शुरू करते हैं। और जो ये साल का जो सीड है वो साल सीड इंडिया के 14% फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है, स्पेशली उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो जंगल्स हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो 30% ऑफ टोटल साल सीड्स, टोटल साल फॉरेस्ट इन रीजन में पाए जाते हैं इंडिया में। और जो शिया सीड होता है वो शिया सीड अफ्रीकन रीजन में पाया जाता है। और इन्होंने अपना प्रोसेस भी बताया है कि कैसे ये सीड्स से जो CBE बटर एंड जो आपके जो फैट्स हैं वो कैसे उसको जनरेट करते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं कि जो रॉ मटेरियल होता है, जो साल सीड, मैंगो सीड, सिया सीड या ऑलिव सीड, इन सारे सीड्स को इन सारे सीड्स को लेकर के क्या करते हैं, उसको एक्सपेलर में डालते हैं। एक्सपेलर में डालने के बाद इनके पास क्रूड ऑयल और केक मिल जाता है। एंड वो जो क्रूड ऑयल और केक मिलता है उसको ये क्या करते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। रिफाइनिंग उसी करते हैं। रिफाइनिंग करने के बाद उसमें बाई प्रोडक्ट गम्स निकलता है एंड जो रिफाइंड बटर है वो निकलता है। अब इस रिफाइंड बटर को ये क्या करते हैं, फ्रैक्शनेशन प्रोसेस इसका करते हैं। फ्रैक्शनेशन प्रोसेस करने से ओलिन और स्टीयरिन दो प्रोडक्ट ये रेडी करते हैं। एंड जो स्टीयरिन है, स्टीयरिन को ब्लेंडिंग प्रोसेस किया जाता है पाम मिड फ्रैक्शन के साथ, जिसके बाद कोकोआ बटर इक्विवेलेंट रेडी होता है।
और दोस्तों इनका जो रायपुर वाला प्लांट है उसकी अगर कैपेसिटी देखें आप तो रिफाइनरी की उनके पास 45,000 मीट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी है। एंड जो एक्सट्रैक्शन प्लांट है इनका 90,000 MTPA का कैपेसिटी है उसका। एंड जो इनका सीड मिलिंग है वो 90,000 MTPA की कैपेसिटी है। एंड इसके अलावा जो इंडस्ट्रीफिकेशन है इनका उसका लगभग 30,000 मीट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी है। फ्रैक्शनेशन का लगभग 40,000 मीट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी है। एंड जो इनका ब्लेंडिंग स्टेशन एंड पैकिंग है उसका लगभग 30,000 MTPA की कैपेसिटी है। और दोस्तों ये जो 460 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं इसमें अगर आप देखें तो 75,000 मीट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी कर रहे हैं कोकोआ बटर अल्टरनेटिव के लिए, कोकोआ बटर वाले प्रोडक्ट के लिए। एंड इसके अलावा 75,000 मीट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी का ये जो कैपेक्स है वो ये कर रहे हैं अपना फ्रैक्शनिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, जहां पर साल, सिया, पाम, मैंगो एंड अदर एक्जोटिक सीड्स की फ्रैक्शनिंग की जाएगी। एंड इसके अलावा 90,000 MTPA की इनकी कैपेसिटी होगी। एक नया ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रहे हैं रिफाइनिंग के लिए, रिफाइनरी के लिए इन सीड्स की। एंड इसके अलावा एक 90,000 MTPA की एक फैसिलिटी का ये सेटअप कर रहे हैं अपने जो अफ्रीका में एक सेटअप कर रहे हैं जहाँ पर सीड की प्रोसेसिंग करेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों ये कई तरीके के नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और कई तरीके के नए डेवलपमेंट ये कंटिन्यूसली किए जा रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में और भी अपने प्रोडक्ट में वर्सेटैलिटी लेके आएँ और नए तरीके के प्रोडक्ट ये मार्केट के डिमांड के हिसाब से, मार्केट के बदलते हुए सिनेरियो के हिसाब से लॉन्च कर सकें। तो उसमें कुछ नए प्रोडक्ट इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं जिसमें ऑलराउंड मिलिंग फैट है, इसके अलावा बेक स्टेबल मिलिंग फैट है, वाटर क्रीम फिलिंग फैट है। एंड इसके अलावा जो आपके फ्रोजन डेजर्ट एप्लीकेशन हैं वो इन्होंने ऐड किए अपने प्रोडक्ट बास्केट में। एंड इसके अलावा जो आइसक्रीम कोटिंग है वो इन्होंने ऐड किया है, वेफर क्रीम इन्होंने ऐड किया है। एंड इसके अलावा कई तरीके के नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं जो कि ये जिस पर ये काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में आपको इनके प्रोडक्ट बास्केट में ऐड होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा इनके पास अपना खुद का स्टेट ऑफ द आर्ट DSIR सर्टिफाइड लैब है जहां पर ये अपने नए नए प्रोडक्ट का R&D करते हैं और अपने जो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनकी टेस्टिंग करते रहते हैं। और दोस्तों इनको कई तरीके के जो जिन कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं उन सारी कंट्रीज से इनके पास जो कई तरीके का मेंबरशिप और सर्टिफिकेशन है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके पास लगभग अप्रॉक्सीमेटली हर जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनसे इनके पास फूड एंड सेफ्टी सर्टिफिकेशन भी है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इनके क्लाइंटेल की लिस्ट देखें तो इनके पास काफ़ी स्टीम्ड क्लाइंट्स हैं। इनके मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों में उनके नाम आते हैं, जिनमें आप देखें द बॉडी शॉप है, लॉरियल पेरिस है, लश है, फेरारो है, इनके अलावा मोंडलेज है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे आप यहाँ देख सकते हैं, कारगिल है, मार्स है, ओइकर है, इसके अलावा यूनिग्रा है, बेयरली है, ओलेम है, लिया लिप्सा है, एफको ग्रुप है। तो दोस्तों ये सारे जो क्लाइंट्स हैं ना, ये क्लाइंट्स आपके वर्ल्ड के सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं, जो सबसे बड़े चॉकलेट मेकर हैं, जो सबसे बड़े चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। और ये सारी कंपनियां चॉकलेट्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कॉन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं। मनोरमा इंडस्ट्रीज के CMD ये कहते भी हैं कि हम दुनिया के जो सबसे टॉप के फूड एंड ब्यूटी ब्रांड्स हैं उनको सर्व करते हैं। अगर आप देखें तो ये जो सिया सीड्स या जो अलग अलग जो पेड़ों के जो बीज हैं जिनसे ये अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं उनको अफ्रीकन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, जैसे घाना है, बेनिन है, टोगो है, सवाना है, नाइजीरिया, माली। तो ऐसे कई सारी कंट्रीज, इंडोनेशिया है, मलेशिया, सिंगापुर, इन सारी कंट्रीज से ये इंपोर्ट करते हैं। एंड इसके बाद उनको प्रोसेस करने के बाद CBE और जो फैट्स ये बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं एशियन कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सारी कंट्रीज को ये सप्लाई करते हैं। अगर आप ग्लोबली उन कंट्रीज को देखें जिनको ये एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद, तो उनमें कनाडा है, USA है, कोलंबिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, श्रीलंका, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ये सारी कंट्रीज को लगभग ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो इन्होंने अपनी सब्सिडियरी कई सारी कंट्रीज में खोल के रखी हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका में इनकी सब्सिडियरी है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वहाँ इनकी सब्सिडियरी है, सवाना में इनकी सब्सिडियरीज है, इसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पर इनकी सब्सिडियरी है। तो इन सारी कंट्रीज में सब्सिडियरी खोलने का मतलब क्या है, ये सब्सिडियरी इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वहाँ से मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं। तो इन जो ट्राइबल लोग हैं वो सीड को कलेक्ट करने के बाद इनके पास इनकी जो सब्सिडियरी वहाँ पर है उनको ये वहाँ पर देते हैं। मतलब ये सब्सिडियरी उन ट्राइबल लोगों से उन सारे सीड्स को कलेक्ट करते हैं, उनके बदले में उनको पेमेंट देते हैं और इसके बाद वो कलेक्ट करने के बाद उस पूरे जो सीड्स हैं उन सारे सीड्स को वो इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से। और इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद वो यहाँ पर आने के बाद वो इनके रायपुर वाले प्लांट में जाता है, देन वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है।
और दोस्तों अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दिखेगा उसमें कि आपको लगभग 54.32% शेयर प्रोमोटर्स के पास हैं, एफआईआई के पास लगभग 2.78% शेयर हैं, एंड जो म्यूचुअल फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स के पास लगभग 3.61% शेयर हैं, एंड जो अदर्स हैं उन अदर्स के पास जिसमें हमारे और आपके जैसे रिटेल निवेशक भी हैं उन सबके पास मिलाकर के 39.36% शेयर हैं। तो दोस्तों ये था इनका पूरा बिजनेस मॉडल एंड जो इनका रिसेंटली रिजल्ट आया था उसको भी हमने डिस्कस किया है। इनका कॉन्फ्रेंस कॉल आने के बाद मैं उसका एक पूरा डिटेल वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर लूंगा, आप लोग जाकर के वहां से देख लेना। एंड दोस्तों अगर आपको इनके बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। मिलते हैं फिर किसी नए बिजनेस एनालिसिस के साथ। थैंक यू।